गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे हम लोगों ने देखा था कि संचार माध्यम के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। उसके अंदर हम लोगों ने मौखिक देखा, लिखित देखा। अब हमको देखना है कि श्राव्य सूचना संचार कैसा होता है। तो श्राव्य यानी सुनना। श्राव्य यानी सुनना। सुनना का मतलब होता है कि जैसे कि हम किसी व्यक्ति से अगर बातचीत करते हैं तो किस तरह से बात करते हैं उसका हम सुनते हैं और उसका हम जवाब देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि भाषा शब्द के उपयोग एवं भिन्न भिन्न आवाज़ द्वारा वक्ता व श्रोता आमने सामने न हो फिर भी होने वाली सूचना संचार की पद्धति अर्थात श्राव्य सूचना संचार पद्धति। आमने सामने न होना, तो आमने सामने न होने के लिए देखो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है कि जैसे टेलीफोन मोबाइल फ़ोन में आज हम लोग बात करते हैं तो एक दूसरे के आमने सामने न होते हुए भी हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसका जवाब देते हैं, सुनते हैं। तो इस तरह से श्राव्य सूचना संचार होता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ रेडियो, टेलीफोन, सीडी, टेप रिकॉर्डर इत्यादि इस पद्धति का उपयोग होता है कि टेप रिकॉर्डर यानी हम अपनी आवाज़ को क्या कर सकते हैं, टेप में रिकॉर्ड करके सामने वाले व्यक्ति को उस कैसेट को भेज के भी अपना संदेश है वो सामने वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आज के वर्तमान समय में जैसे कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में आप लोग देख ही रहे हैं कि जो भी सूचना संचार हो रहा है वो मुख्य रूप से टेलीकॉन्फ्रेंस के द्वारा हो रहा है। यानी आमने सामने व्यक्ति बैठकर एक दूसरे का फ़ोटो देखकर भी क्या करते हैं, अपने मन में आई हुई भावना या विचारों को सामने वाले व्यक्ति को देते हैं। इसके बाद यह दृश्य और श्राव्य, ऑडियो विजुअल यानी दृश्य और श्राव्य ऐसी सूचना पद्धति का भी आजकल बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। सूचना संचार की ऐसी पद्धति की जिसमें देखना और सुनना एक साथ होता है। जैसे टेलीविज़न है, बराबर, टेलीविज़न में हम लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं। इसी तरह से फिल्म है, इसके बाद डीवीडी है। कंप्यूटर जैसे उपकरण द्वारा देखना और सुनना एक साथ होता है, इसलिए उसे दृश्य श्राव्य पद्धति का उत्तम उदाहरण माना जाता है। यानी आज के समय में, वर्तमान समय में सबसे अगर कोई संचार माध्यम है तो वो दृश्य श्राव्य है, जिसके कारण हम देखते भी हैं और समझते भी हैं और सुनते हैं। यानी देखना और सुनना दोनों ही होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। संचार माध्यम अच्छा होता है, संचार अच्छा होता है, आसानी से लोगों को समझ में आता है। जिस तरह से हम लोग स्कूल में आप पढ़ने आते हो, यहाँ पर हमारे द्वारा बोर्ड पर लिखा जाता है और आप उसे देखते भी और सुनते भी, तो वो दोनों ही चीज़ें बराबर बहुत ही अच्छे संचार माध्यम कहा जाता है। अब दिया है मौन, साइलेंस। अब मौन से कैसे संचार माध्यम होगा। मौन यानी हम लोग संचार माध्यम के रूप में मौन का भी उपयोग करते हैं। जैसे अगर दूर बैठे हुए व्यक्ति एक दूसरे से अगर बातचीत करना तो आँखों के इशारों से बातचीत करता है, बराबर, हाथ से बातचीत करता है। ऐसे अलग अलग प्रकारों का उपयोग करके भी क्या करता है, शाब्दिक न अशाब्दिक अभिव्यक्ति वहाँ पर प्रकट करता है। लिखा है कि सूचना संचार शब्दों के बिना भी संभव है। सूचना संचार की ऐसी पद्धति में कि जिसमें शब्दों की अनुपस्थिति हो, शब्दों की अनुपस्थिति यानी कोई भी शब्द बोला जाता न हो, परंतु वहाँ पर क्या होता है कि मौन रूप में यानी मुंह बंद करके बिना शब्दों के भी यहाँ पर बातचीत होती है। अगर मुझे आपको गुस्सा दिखाना है या मुझे आपको डांटना है तो भी मैं क्या करूँगा, मात्र आंखें दिखाऊंगा ताकि आप समझ जाएंगे कि सर गुस्सा हो रहा है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, मौन, दूर रहे हुए व्यक्ति से भी हम लोग इस तरह से बातचीत कर सकते हैं। मौन सहमति सूचक भी हो सकती है और कभी असहमति सूचक भी हो सकती है। कभी सहमति प्रकट करना तो हाँ इशारों से हाँ किया जाता है, अगर ना करना है तो गर्दन हिलाकर ना भी कर दी जाती है। यहाँ पर शब्दों का कोई भी उपयोग होता नहीं है। उसके बाद है शाब्दिक अभिव्यक्ति के समय क्षण भर के लिए मौन धारण की स्थिति। अगर कोई व्यक्ति हमसे किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है और उसका जवाब हमें अगर न देना हो तो हम क्या करते हैं, अगर जवाब नहीं देना तो हम चुप बैठे रहते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि इस व्यक्ति को इसके बारे में किसी प्रकार का समझ में नहीं आया है। ध्यान आकर्षित करना या वस्तु पर ध्यान आकर्षण करना सूचित करता है। सूचना संचार की पद्धतियों में मौखिक सूचना संचार एवं लिखित सूचना संचार सबसे अधिक उपयोग में आने वाली प्रचलित पद्धतियाँ हैं। लिखित और मौखिक सबसे ज़्यादा प्रचलित अगर कोई पद्धति है तो वो है मौखिक पद्धति। मौखिक पद्धति इसलिए प्रचलित है क्योंकि तुरंत
जवाब मिलता है, तुरंत हम सामने वाले व्यक्ति से बातचीत करते हैं और तुरंत ही उसका प्रतिभाव फीडबैक हमें देखने को मिलता है। जबकि लिखित समाचार के अंदर क्या होता है कि लिखित समाचार ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसे लिखने में समय लगता है, पेन चाहिए, कागज़ चाहिए, समय भी चाहिए। जब वो पत्र हम सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो वह व्यक्ति क्या करता है, उसका लिखकर वापस जवाब देता है, ताकि उसके अंदर बहुत समय बर्बाद होता है। जबकि मौखिक के अंदर ऐसा होता नहीं है। मौखिक के अंदर हम तुरंत जैसे ही बोलते हैं वैसे ही सामने वाला व्यक्ति हमें उसका जवाब देता है। इसीलिए ये दोनों ही पद्धतियाँ बहुत ही मुख्य कही जाती हैं। विचार, विभावना, सूचना एवं मनोभाव के आदान प्रदान के उपरांत विधिवत सूचना संचार इन पद्धतियों द्वारा सरल और सफल बनती है। विधिवत यानी अगर किसी भी प्रकार का सूचना संचार अगर हमें करना हो तो उसके लिए हमें विधिवत कार्य करना पड़ता है, तभी हम उसे सफल बना सकते हैं। आगे का पॉइंट है मौखिक सूचना संचार की पद्धति। अब मौखिक सूचना संचार, अब इसमें क्या पद्धति की ज़रूरत होती है, परंतु इसके अंदर भी बराबर भाषा का उपयोग होता है, शब्दों का उपयोग होता है। उस चीज़ों को ध्यान में रखकर यहाँ पर सूचना संचार की जाती है। लिखा हुआ यहाँ पर कि सूचना संचार हेतु सबसे उपयोगी ऐसा साधन अर्थात भाषा होनी बहुत ही जरूरी है। बराबर, जैसे हम इंसान अपनी भाषा का उपयोग करके सामने वाले व्यक्ति को अपना जवाब देते हैं, उसी तरह से जानवरों की भी उनकी भाषा होती है। तो एक जानवर से दूसरा जानवर वो भाषा को समझता है और वो उसके क्या करता है, जवाब देता है। उसे समझने, उपयोग में लेने या उसमें प्रवीण होने हेतु 4 प्रकार के कौशल्य, निपुणताओं का प्रयोग होता है। सबसे पहला होता है सुनना। जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप बोल नहीं सकते, और बोलोगे तो पढ़ना सीखोगे, पढ़ोगे तो लिखना सीखोगे। ये 4 चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। जब बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत बोलना और लिखना पढ़ना नहीं सीखता है। सबसे पहले क्या करता है, वह सुनता है। क्या करता है, सुनता है। सुनने के बाद वह उसे बोलने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे वह उम्र के साथ बड़ा होता है वैसे वैसे जो बोला जाता है, जो सुना जाता है, उसे क्या करता है, लिखने के, पढ़ने की कोशिश करता है, और अंत में क्या करता है, लिखने की कोशिश करता है। मौखिक सूचना संचार में वक्ता भाषा, शब्द एवं वाक्य रचना का उपयोग करके आवश्यकता अनुसार हाव भाव, हलन चलन का प्रयोग करके जोर से बोलकर सूचना के लेन देन का प्रयत्न करता है। यानी वक्ता यानी मौखिक सूचना देने वाला जो व्यक्ति है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्ता कहते हैं। तो वो आवश्यकता अनुसार क्या करता है, अपने हाव भाव यानी चेहरे के हाव भाव में परिवर्तन करता है। हलन चलन, कभी हाथों का प्रयोग करता है तो कभी चेहरे को, सर को इधर से उधर हिलाता है। इस तरह से अलग अलग प्रकार के हाव भाव और हलन चलन का प्रयोग करके क्या करता है, अपनी सूचना का लेन देन करता है, जिससे श्रोता समझ जाता है। कितनी बार हम लोग स्टोरी बताते हैं, स्टोरी बताते समय भी हम किसी चित्र के बारे में बताते हैं, किसी नक्शे के बारे में बताते हैं, ताकि सामने वाला व्यक्ति आसानी से उसे क्या करता है, समझ लेता है। इस पद्धति द्वारा व्यक्ति समूह यानी व्यक्ति से व्यक्ति और समूह के बीच सूचना संचार क्या बनती है, संभव बनती है। अब मौखिक सूचना संचार के अंदर बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, संवाद होता है। संवाद यानी जब कोई नाटक किया जाता है तो एक दूसरे को क्या किया जाता है, संवाद किया जाता है। उसके बाद गोष्ठी यानी किसी मुद्दे को लेकर बातचीत करना। उसके बाद भाषण, बड़े बड़े नेताओं के भाषण होते हैं। उसके बाद समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन भी किया जाता है। तो ये विविध प्रकार के मौखिक सूचना संचार होते हैं। मौखिक सूचना संचार पद्धति के लाभ क्या हैं? तो सूचना संचार की यह पद्धति सबसे सरल, त्वरित और अत्यधिक उपयोग में आने वाली पद्धति है। सबसे सरल है क्योंकि हर एक व्यक्ति बोलना जानता है, ठीक है, उसकी भाषा है, उस हिसाब से वो बोलना जानता है, तुरंत उसका क्या करता है, प्रत्युत्तर भी देता है। और सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली यह पद्धति होती है। इसमें कागज़ और कलम इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य रूप से इस प्रत्यक्ष स्वरूप में होने वाली इस पद्धति में वक्ता को श्रोता का प्रतिभाव तुरंत मिलता है। यानी अगर वक्ता, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, बराबर, आप सुन रहे हैं, तो आप तुरंत मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर आप तुरंत दोगे, तो ये क्या होगा, मौखिक सूचना संचार होता है, जो आसानी से मिल जाता है। और उस अनुसार साधन माध्यम में परिवर्तन लाकर उसमें सुधार किया जा सकता है, जिससे सूचना संचार की असफलता
परिस्थितियाँ नहीवत हो जाती है। अगर सूचना संचार अगर मौखिक है तो वो असफल नहीं होता, क्योंकि तुरंत अगर बोला गए शब्द में अगर कुछ गलती हो जाए तो तुरंत हम बोलकर उसे क्या करते हैं, सुधार सकते हैं। इसके बाद ये श्रोता यदि निरक्षर अनपढ़ हो तो भी सूचना का प्रत्यायन इस पद्धति में संभव होता है। अगर श्रोता अगर अनपढ़ है, बराबर, जैसे गांव में अगर किसी पद्धति का उपयोग करते हैं, अगर श्रोता अनपढ़ है तो भी आसानी से हम मौखिक सूचना संचार के द्वारा उसे किसी भी प्रकार की परेशानी या समस्या से उसे निकाल सकते हैं, उसे अच्छे से समझा सकते हैं, जो आसानी से समझ सकता है पर लिखा हुआ वह पढ़ सकता नहीं है। इस पद्धति में समय की बचत होती है। इस पद्धति में समय की बचत होती है, क्योंकि लिखने में क्या होता है, पेन चाहिए, कागज़ पे चाहिए, समय भी चाहिए, क्योंकि लिखने में समय लगता है। इसीलिए ये पद्धति क्या है, सबसे आसान पद्धति कही जाती है, इसीलिए इसके अंदर समय की बचत होती है। अब अंत में आगे दिया है कि मौखिक सूचना संचार पद्धति की मर्यादाएं। अब मौखिक सूचना संचार पद्धति की मर्यादा भी हैं। मर्यादाएं क्या है, तो यहाँ लिखा है कि संवाद व चर्चा जैसी इस पद्धति के स्वरूप में कदाचित वाद विवाद का जन्म हो जाए। वाद विवाद यानी अगर हम किसी व्यक्ति के साथ अगर किसी मुद्दे पर अगर चर्चा कर रहे हों तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वाद विवाद, यानी उसको लेकर वाद विवाद हो सकता है, गलत सही का भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस अवस्था में मौखिक सूचना असफल हो सकती है। आगे दूसरा दिया, वाद विवाद की स्थिति उपस्थित होने से समय या शक्ति की बर्बादी होती है। अगर किसी मुद्दे को हमें अगर समय में को ध्यान में रखकर अगर समझना है या समझाना है तो वो क्या होगा, वाद विवाद होगा, और वाद विवाद होने से क्या होगी, समस्या जो समय होता है और शक्ति होती है जो भी क्या होती है, बर्बाद होती है। कही गई, बोली गई, सुनी गई, सुनाई गई सूचना की विश्वसनीयता हमेशा कम होती है। जैसे अगर आपको कोई सूचना देनी है या किसी के बारे में बताना है, अगर वो घटना नहीं घटी है फिर भी मैं झूठ बोलकर भी बता सकता हूँ कि यहाँ पर ये घटना घटी है। इसके लिए यहाँ पर लिखा है कि कही गई, बोली गई और सुनी गई ये बातें गलत भी हो सकती हैं, इसकी विश्वसनीयता बहुत ही कम होती है। आगे है, मौखिक सूचना संचार लिखित प्रमाण की अनुपस्थिति में आधारभूत नहीं माना जाता है। जब तक लिखित यानी अगर मौखिक मेरे द्वारा कहा जाए कि मैंने इस व्यक्ति को मारा, मैंने अगर इस व्यक्ति को मारा, परंतु मेरे बोलने से इसके का कोई प्रमाण मिलता नहीं है, पर अगर यही चीज़ अगर मैं लिख कर बताऊँ तो इसका एक प्रमाण, एक सबूत के तौर पर लिखित रूप में यहाँ पर मिलता है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है कि मौखिक सूचना संचार लिखित प्रमाण की अनुपस्थिति में आधारभूत माना जाता नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी भी चीज़ का, जैसे अगर मैंने किसी मकान को ख़रीदा, मैंने दस्तावेज करवाए हैं, बराबर, तो वो एक क्या है, लिखित स्वरूप है। अगर पर मैंने मकान खरीदा और कोई दस्तावेज नहीं है, उसके कोई कागज़ मेरे पास नहीं है, तो जो कोई भी व्यक्ति उस पर अपना हक जमा सकता है, मालिकी हक जमा सकता है। पर अगर मेरे पास लिखित स्वरूप में अगर मकान के दस्तावेज हैं, कागज़ हैं, तो मैं सामने वाले व्यक्ति को या कोर्ट में या पुलिस को मैं बता सकता हूँ कि ये मेरे पास मकान के दस्तावेज हैं, जिसके कारण ये प्रूफ होता है कि ये मकान मेरा है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाता है कि मौखिक सूचना संचार को क्या जाता है, आधारभूत माना जाता नहीं है। क्लियर है। आगे, यदि सूचना विशाल व विस्तृत हो तब वक्ता के पक्ष की ओर इस पद्धति द्वारा परिणाम मिलने में सफलता मिलती है। अगर सूचना विशाल और विस्तृत हो, जैसे कि अगर बहुत बड़े पैमाने पर सूचना देनी है, जैसे भाषण है, अगर नरेंद्र मोदी एक डेढ़ घंटे का अगर भाषण देता, अगर वही चीज़ अगर लिखित स्वरूप में दी जाए तो ये संभव हो सकता नहीं है। इसीलिए क्या दिया जाता है कि मौखिक स्वरूप में दिया जाता है। इसके अंदर समय, बहुत कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा कार्य हो सकता है, इसीलिए परिणाम मिलने में क्या होती है, सफलता मिलती है। वक्ता तुरंत अपना वक्ता देता है, श्रोता तुरंत ही उसका प्रतिभाव देता है, जिसके कारण आसानी से हमें क्या मिलता है, उसका प्रतिभाव मिलता है, और इसे सफलता भी कहा जा सकता है। इसके बाद है कि मौखिक सूचना वक्ता व श्रोता दोनों के पक्षों को अवस्था अनुसार लंबे समय तक याद नहीं रख सकती। मौखिक सूचना अगर मैंने आज आपको पढ़ाया है तो कल अगर मेरे द्वारा पूछा जाए कि भाई कि ये क्या चीज़ मैंने पढ़ाया, तो आप पूरा संपूर्ण रूप से बता सकते नहीं है, बता सकते हैं पर संपूर्ण रूप से बता नहीं सकते हैं। जैसे कि आप पिक्चर देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं,
3 घंटे की पूरी पिक्चर देखते हो, पर जब आपसे अगर उसके स्टोरी के बारे में पूछा जाए तो आप उसकी स्टोरी 3 मिनट या 5 मिनट में पूरी 3 घंटे की स्टोरी बता दोगे। इसीलिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि लंबे समय तक याद रख सकते नहीं है। मौखिक सूचना पद्धति उसके मूल स्वरूप में सुरक्षित नहीं रखी जा सकती है। जैसे कहा जा सकता है कि बात का बतंगड़ बनता है, बराबर। मैंने आपको कहा कि भाई के बराबर मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, यहाँ से ये करूँगा, तो आपके पास ये बात 10 व्यक्ति तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगी, उसके अंदर परिवर्तन हो जाएगा, शब्दों के अंदर परिवर्तन हो जाएगा, उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, और बात बराबर 2 लाइन में कही हुई है उसकी जगह क्या हो जाएगी, एक चैप्टर की जैसे एक पैराग्राफ बन जाएगी। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि मौखिक सूचना पद्धति उसके मूल स्वरूप में सुरक्षित रखी नहीं जा सकती। इसके बाद है मौखिक सूचना प्रसार की इस पद्धति में वक्ता की वक्रत्व अदा विशेषता और प्रस्तुतिकरण योग्य न हो तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अगर वक्ता स्पष्ट बोलने वाला ना हो, उसकी आवाज़ अच्छे से ना आती हो या तोतला बोलता हो, तो हो सकता है कि वक्ता के द्वारा जो भी बातें बताई जा रही हो वह बातें क्या होगी, प्रस्तुतिकरण योग्य रूप से नहीं होगा, तो वो मौखिक सूचना संचार क्या होगा, असफल होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्योंकि बोलते समय शब्दों को किस तरह से बोलना है, कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, इसके बारे में भी हमें क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, मौखिक सूचना संचार किया जा सकता है। आगे है वक्ता को बोलने से पहले विचार करना आवश्यक होता है। सबसे मुख्य चीज़ है कि किसी भी शब्द या किसी भी भाषा को बोलने से पहले क्या करना होता है, विचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर विचार नहीं किया गया और बोलना हम क्या चाहते हैं और मुंह से क्या शब्द निकल गया, तो उसके विषय में बराबर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, अर्थ का अनर्थ हो सकता है। और बराबर इसीलिए हमेशा बोलने से पहले क्या करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है कि किन शब्दों का प्रयोग हमें करना है। क्योंकि बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। अगर एक बार बोल दिया तो वो शब्द वापस आपके मुख से आ सकते नहीं है। परंतु लिखित के अंदर अगर आपके द्वारा अगर ऐसे कोई शब्द लिख लिया जाए तो उसे हम क्या कर सकते हैं, मिटा कर या उससे हटाकर दूसरे कागज़ के ऊपर अच्छे शब्दों का प्रयोग करके लिखा जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर मौखिक सूचना संचार की इन मर्यादाओं को ध्यान में रखकर मौखिक सूचना संचार पर विश्वसनीयता यानी आधारभूत जो होता है वो माना जाता नहीं है। अब देखते हैं लिखित सूचना संचार पद्धति। लिखित सूचना संचार जो पद्धति है वह पद्धति बहुत ही अच्छी पद्धति है, एक विश्वसनीय पद्धति है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। लिखा है कि मानव जाति के विकास के साथ लिपि व मुद्रण की खोज हुई। लिपि यानी लिखना, मुद्रण यानी छपना, बराबर इस चीज़ की क्या हुई, खोज हुई, जिसके फलस्वरूप सूचना संचार की यह दूसरी पद्धति अर्थात लिखित सूचना संचार की पद्धति का विकास हुआ। मौखिक में हम लोग किसी भी तरह से बोल सकते हैं, किसी भी तरह से लिखा जा सकता है, पर लिखित के अंदर क्या होता है, हमें लिखित के अंदर हमें इस तरह की सूचना पद्धति का उपयोग होता है कि हम जिस भाषा को समझते हैं, सामने वाला व्यक्ति जिस भाषा में समझता हो, हमें जो भाषा आती है उस भाषा में हम क्या कर सकते हैं, अपनी सूचना को दे सकते हैं, लिख कर पहुँचाया जा सकता है। इस लिखित सूचना संचार की पद्धति का उपयोग करके व्यक्ति समूह और व्यक्ति और एवं समूह के बीच सूचना संचार संभव बना है। हस्तप्रत यानी हाथों के द्वारा लिखे गए प्रत, पुराने समय के अंदर जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो किसी पत्तों पर लिखा करते हैं या किसी कागज़ पर लिखा करते थे, जिसके कारण कि उन्हें क्या कहा जाता है, हस्तप्रत कहा जाता है। साहित्य होता है, पत्र लेखन होता है, ईमेल होता है, वर्तमान पत्रिका वर्तमान पत्र यानी न्यूज़पेपर होता है, पत्रिका है, विज्ञापन है, प्रपुस्तिका जैसे विविध लिखित सूचना संचार के स्वरूप में अस्तित्व में आए हैं। ऐसे बहुत सारे लिखित सूचना संचार अस्तित्व में आए हैं। आज के युग में किसी भी कार्य पद्धति में लिखित सूचना संचार अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि लिखित सूचना संचार जो है वह एक क्या है, एक विश्वसनीय है, एक विश्वास करने योग्य है। क्योंकि अगर सामने मैंने अगर आपको कुछ लिख कर दिया है, जैसे मैंने बताया कि अगर मैंने मकान खरीदा, बराबर मकान के मैंने दस्तावेज अपने नाम पर लिखवाए हैं, मेरे पास लिखा हुआ सबूत है, तो मैं कहीं पे भी अपने जाकर इसके विषय में बता सकता हूँ, पर मौखिक रूप से ये हो सकता नहीं है। इसीलिए क्या होता है, महत्वपूर्ण अंग माना
जाता है। वाणिज्य सूचना संचार हेतु इस पद्धति को प्रमाणित एवं अधिकृत माना जाता है। लिखित सूचना संचार की पद्धति अर्थात सूचना को योग्य लिपि में निश्चित शब्दों का चुनाव करके सुयोजित क्रम में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया होती है। क्रमबद्ध यानी लिखने की जो पद्धति होती है, किन शब्दों का, कैसे शब्दों का कहाँ कैसे प्रयोग करना है, उसके बारे में क्या होता है, पूरा क्रमबद्ध उन शब्दों का प्रयोग कर कर हम क्या करते हैं, लिखित सूचना देते हैं। आगे है लिखित सूचना के क्या लाभ हैं। बहुत अच्छे अच्छे लाभ हैं इनके। तो स्थान काल के बंधन बिना इस पद्धति से सूचना संचार संभव है। स्थान और काल कहने का मतलब है कि लिखित सूचना संचार बरोबर आज हम यहाँ पर लिखकर सामने वाले व्यक्ति को भेजा जा सकता है, कहीं पे भी किसी भी स्थान पर पत्र के माध्यम से हम उसे भेज सकते हैं। सूचना संचार की इस पद्धति में भौतिक साधनों का उपयोग होने से ये निःशुल्क तो नहीं रहती, परंतु इतनी खर्चीली भी नहीं है। भौतिक साधनों का उपयोग आज हम लोग देखने के पुराने समय में संदेशों को भेजने के लिए पक्षियों का उपयोग किया था, फिर राजदूतों का उपयोग होता, तो इनको क्या कहा जाता था, लिखित स्वरूप में सूचना दी जाती थी। और लिखित स्वरूप में सूचना दी जाती थी, यहाँ से वो सूचना लिखित स्वरूप में सामने वाले व्यक्ति तक पहुँचती थी, जैसी लिखी जाती वैसे ही स्वरूप में वहाँ पहुँचती थी, ताकि कोई अर्थ का अनर्थ ना हो। निःशुल्क नहीं रहती, थोड़ा बहुत इसके अंदर भी खर्च तो होता है, जैसे पेन है, कागज़ है, समय की भी बर्बादी होती है, पर क्या होता है, एक ये अच्छी पद्धति मानी जाती है। सूचना क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रहने के कारण सुरक्षित रख सकते हैं। अगर जैसे मेरे पास अगर 10 प्रकार के पत्र हैं, 10 प्रकार की सूचना है, तो मैं जैसे जैसे सूचना पत्र मिलते रहता है वैसे वैसे मैं उन्हें क्या कर रहा हूँ, इकट्ठा करते जा रहा हूँ, फाइल में फाइलिंग करते जा रहा हूँ। जैसे पहला लेटर 1 तारीख को, दूसरा लेटर 2 तारीख को, उसके बाद 3 तारीख को, जैसे जैसे पत्र आ रहे हैं वैसे वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, उसका फाइलिंग कर रहा हूँ, तो काफ़ी लंबे समय तक मैं उसे सुरक्षित रख सकता हूँ। सूचना को योग्य क्रमबद्धता, सूचना के कारण संदर्भ प्राप्त करना एवं योग्य रूप से उसे जोड़ना संभव होता है। अगर सूचना, जैसे हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि लिखित स्वरूप में जो सूचनाएं होती है वो क्या होती है, जैसे कि न्यूज़पेपर में अगर आप कोई स्टोरी पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में अगर कोई स्टोरी पढ़ते हो तो वो स्टोरी क्या होती है, 4 भागों में आती है। तो एक स्टोरी आज आई, एक स्टोरी उसकी आधी स्टोरी कल के भाग में आई, उसकी आधी स्टोरी परसों आई। तो इस तरह से अलग अलग दिनों में जब वो स्टोरी आती है तो वो स्टोरी क्या होती है, पूरी होती है। तो जिसे क्या करते हैं हम लोग, उसे क्रमबद्ध से कर उसे रख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि सूचना क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रहने के कारण सुरक्षित रख सकते हैं। सूचना की योग्य क्रमबद्धता सुरक्षा के कारण संदर्भ प्राप्त करना एवं योग्य रूप से उसे जोड़ना संभव होता है। अगर कभी भी किसी की आवश्यकता पड़े तो हम उस सूचना को पढ़कर क्या कर सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं। जैसे नीति नियम होते हैं, जैसे किसी भी कंपनी में आप जब जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे उनके नीति नियम होते हैं, वो लिखित स्वरूप में होते हैं। जब वो लिखित स्वरूप में होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका अपना मोबाइल में फ़ोटो खींच लेते हैं। अगर कभी भी हम उसे भूल जाते हैं तो क्या किया जाता है, वो लिखित स्वरूप में दिए हुए नियमों को हम पढ़कर वापस हम अपनी यथास्थिति में आ सकते हैं। इसके बाद है लिखित स्वरूप में होने वाले सूचना संचार को कानूनी दृष्टि से अधिकृत माना जाता है, जिससे उसका प्रमाण के तौर पर उपयोग होता है। अधिकृत माना जाता है, नहीं मैंने जैसे बताया कि लिखित स्वरूप में अगर कोई वस्तु हमारे पास है तो वो एक सबूत के तौर पर माना जाता है, जिसे हर एक कोई भी व्यक्ति बराबर देश का कानून से लेकर हर एक व्यक्ति उसे मान सकता है, जबकि मौखिक का माना जा सकता नहीं। लिखित अभिव्यक्ति हेतु पर्याप्त समय मिलने से सूचना की प्रस्तुति विषय गंभीरतापूर्ण प्रयत्न किए जा सकते हैं। पर्याप्त समय पर मिलने पर हम क्या कर सकते हैं, अपना कार्य संपूर्ण रूप से अच्छी से करा जा सकता है। प्रस्तुतिकरण को सुधार कर सजाकर प्रभावशाली एवं क्षतिरहित बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर हम पत्र लिखते हैं तो पत्र के अंदर हम सजावट कर सकते हैं, अलग अलग पेन का उपयोग कर सकते हैं, उसके अंदर किसी चित्र का भी उपयोग किया जा सकता है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, उसे प्रभावकर यानी सामने वाला व्यक्ति प्रभावशाली हो इस तरह से उसे सजाकर और बिना गलती के हम क्या कर सकते हैं, लिखा जा सकता है। सूचना संचार की इस पद्धति में योग्य व्यक्ति का चयन करके उसके दायित्व सौंपा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को हमें किसी प्रकार का दायित्व सौंपना है तो उसके लिए हम लोग लेटर लिखेंगे, उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे और उस व्यक्ति को तक लेटर पहुंचा देंगे, ताकि वो व्यक्ति को क्या हो, अपना दायित्व के बारे में जानकारी रहे। अगर वो भूल जाता है तो उसे वो पत्र बताकर हम उसे वापस से याद दिला सकते हैं। एवं सूचना
संचार की प्रक्रिया में किसी भी भूल या क्षति की स्थिति में तत्संबंध दायित्व संबोधित व्यक्ति पर डाला जा सकता है। अगर मेरे द्वारा कोई भी सूचना अगर लिखित प्रमाण में दी गई है और सामने वाला व्यक्ति उससे गलती करता है तो मैं क्या करूँगा, ये लिखित स्वरूप में जो सूचना दी गई है उसे वो मैं क्या करूँगा, पढ़वाऊँगा, उसे मैं याद दिलाऊँगा कि ये आपने सूचना को ध्यान में रखकर आपको अपना कार्य करना है, जिसके कारण क्या होते हैं, गलती होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। यह पद्धति संबोधित संस्था की सूचना संचार की प्रक्रिया को एक सूत्रता देती है। लिखित सूचना संचार पद्धति द्वारा संबंधित संस्था की एक अलग छाप खड़ी होती है। लिखित सूचना संचार जो दिया जाता है उसके अंदर एक अलग छाप खड़ी होती है, एक अच्छी छाप खड़ी होती है, जिसके कारण क्या होता है, अच्छे से कार्य किया जा सकता है। अब इस पाठ का अंतिम जो मुद्दा है वो है लिखित सूचना संचार पद्धति की मर्यादा। इनकी क्या मर्यादा है, जैसे मौखिक सूचना संचार की मर्यादा थी, इसी तरह से लिखित सूचना संचार की भी मर्यादाएं हैं। पहली मर्यादा दी है कि सूचना को लिखित अभिव्यक्ति में कम से कम कागज कलम जैसे साधन उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिसके बिना ये संभव नहीं है। उतने अंश में ये खर्चीली होती है। यानी अगर लिखित स्वरूप में अगर कोई अभी सूचना संचार हमें सूचना देनी हो तो उसके लिए हमें कागज़ भी चाहिए, पेन भी चाहिए, समय भी चाहिए, बराबर। उन साधनों को ध्यान में रखकर ये क्या होती, खर्चीली भी होती है। दूसरा दिया है आधुनिक लिखित संचार हेतु साधनों यंत्रों की आवश्यकता होने से उनकी खरीदी एवं देखरेख संबंधी दायित्व का प्रादुर्भाव होता है। यानी लिखित स्वरूप में अगर कोई संचार, यानी अगर लिखित स्वरूप में अगर आपको कोई चीज़ दी जाती, कोई वस्तु दी जाती है तो उससे संभालने का दायित्व भी क्या होता है, अपना ही होता है। जैसे कि अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं और कंपनी के द्वारा आपको ईमेल भेजे जा रहे हैं या पत्र भेजे जा रहे हैं तो उन पत्रों को संभाल कर रखना आपका क्या होता है, जिम्मेदारी बनता है, दायित्व बनता है। आगे दिया है लिखित पद्धति द्वारा विचारों के आयोजनपूर्ण प्रस्तुतिकरण में मानव घंटे मनुष्य का समय आवश्यकता से अधिक खर्च होता है। लिखित स्वरूप में बरोबर समय बहुत अधिक खर्च होता है। आगे है लिखित पद्धति प्रत्यक्ष नहीं अपितु परोक्ष होने से सामने वाले पक्ष का प्रतिभा विलंब से मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है वो क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है बल्कि क्या हो रहा है, परोक्ष हो रहा है, जिसके कारण जब हम लिखित स्वरूप में उसको सूचना दे रहे हैं तो उसका जवाब भी वो लिखित स्वरूप में देगा, ताकि उसके लिए काफ़ी समय का उपयोग होता है, यानी समय बहुत ही ज़्यादा बर्बाद होता है। उपयुक्त परिस्थितियों में सूचना संचार पद्धति की प्रक्रिया का सफलता पूर्णतः प्रश्न उपस्थित हो सकता है। वक्ता प्रेषक की समझ, भाषा तथा प्रस्तुतिकरण पर उसकी पकड़ एवं सचोटता पर सफलता का आधार रहा हुआ होता है। वक्ता और प्रेषक की समझ, अगर जैसे कि अगर मैं किसी व्यक्ति को अगर पत्र लिख रहा हूँ तो उस व्यक्ति को उस भाषा की जानकारी होगी तभी वो उसे समझ सकता है। अगर सामने वाले व्यक्ति को हिंदी भी सही ढंग से पढ़ने नहीं आता हो और मैं उसे सूचना जो इंग्लिश में दे रहा हूँ तो वो कैसे समझेगा और कैसे पढ़ेगा। अगर उसे इंग्लिश में पढ़ने आता है पर अगर इंग्लिश के शब्दों के बारे में उसे जानकारी नहीं होगी तो उसका अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, सफलता नहीं मिल पाती। इसके बाद है लिखित संदेश व्यवहार पत्र द्वारा होने से समय अधिक खर्च होता है। पत्र द्वारा होने पर समय अधिक खर्च होता है। लिखित सूचना संचार हेतु दोनों पक्षों को अक्षर ज्ञान की आवश्यकता होती है। दोनों ही पढ़े लिखे व्यक्ति हों तभी क्या किया जा सकता है, लिखित स्वरूप में अच्छे से सूचना संचार की जा सकती है। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा तो लिखित स्वरूप में किसी भी प्रकार की सूचना संचार हो सकती नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। इसका स्वाध्याय आपको करना है।